है उन लोगों से। तो मुझे सब वो शुरू से ही पकड़ा, हम काफ़ी छोटी उम्र से पिकअप किए थे। फिर वो सोच लिए थे इसको कम्युनिस्ट बनाना है, उनके दिमाग में ये बात उन लोगों को रहती है। हाँ, किसी भी खेल में जाइए तो लोग चाहते हैं कि इस खेलने का व्यक्ति इस धारा में आए। हाँ, इस धारा में आ जाए। तो वो मुझे ये बतलाते थे कि अरे हरिओम, कि ये शोषण हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बातें जो कम्युनिस्ट सब करते हैं, तो उसको वो करते थे। तो उतनी छोटी उम्र में कुछ ज़्यादा तो नहीं समझता था, लेकिन समझता था फिर भी हल्का फुल्का। तो कहते थे देखो ये सब गरीब लोग हैं, सब जानते हो गरीब क्यों हैं। तो पूछता था मैं कि क्यों गरीब है। तो कहते थे कि इन लोग का हक मार लिया है। कौन मार लिया? हाँ, तो वो जो पूंजीपति है ना, वो इसका हक मार लिया। तो मैंने कहा कि कैसे मार लिए हैं, लेकिन मेरे प्रश्नों से परेशान हो जाते थे शुरू में भी। तो मैंने कहा कि और पूंजीपति आपका हक मारे हैं कि नहीं? कहे कि हाँ मेरा भी हक मार लिए हैं। मैंने कहा आपका हक मार लिए हैं तो फिर आप उनके जैसे क्यों नहीं हैं? उसका ज़्यादा मारे हैं क्या? अभी तुम नहीं समझोगे उसको। तो फिर वो मुझे कई मार्क्स की छोटी छोटी उन लोगों की पुस्तिका भी निकलती थी, पत्रिका भी, तो उसको पढ़ पढ़ के सुनाते थे, समझाते थे मुझे। तो ज़्यादा तो नहीं समझता था ना, हल्का फुल्का, फिर उसी में बहस होती थी थोड़ी बहुत। और धर्म के खिलाफ में मुझे बहुत बोलते थे, तो तुम्हारी माँ जो है ना बहुत पूजा करती है। अब बकवास है ऐसा। हाँ, देखो मैं पूजा नहीं करता हूँ, हम लोग तो खुश हैं। तो मैंने कहा कि खुश कहाँ आप हैं, अभी तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इतना इतना गाली गलौज करते हैं। तो उनकी पत्नी थी ना, तो मैंने कहा कि आप तो उनसे लड़ते हैं, मैं तो देखता हूँ। महाराज प्रणाम। हरिओम। कहते अरे वो तो गृहस्थी में थोड़ा बहुत चलता है। खैर, लेकिन मैं उनकी बातों में आ गया था, प्रभाव थोड़ा। हाँ, उनकी बातों में आ गया था, किसी का संगत होने से प्रभाव उनकी बातों में आ गया था। और मैं घर में आलोचना करता था पूजा पाठ की, पूजा पाठ में घर में आलोचना करता था। घर वाले मुझे नास्तिक कह दिए थे। अच्छा, हाँ, अभी इस विचारधारा। हाँ, तो मैं आलोचना करता है सब बकवास, जो वो बोलते थे वही मैं बोलता था। अधिकतर बात वो मुझे जो है ना बढ़ा चढ़ा करके, हाँ, वो यहाँ प्रवचन वगैरह साधु संत लोग करते हैं ना, वहाँ मुझे लिवाया थे। उनके जो विचार है नहीं, जहाँ प्रवचन साधु लोग करते हैं ना, तो वहाँ मुझे लिवा जाते थे। जो विचारक थे, हाँ, मास्टर साहब जो थे वो मुझे लिवा जाते थे। हालांकि मैं ज़्यादा जाता नहीं था, मैं तो खेलने का समय रहता था, मैं नहीं जाऊँगा, कभी कभी चला जाता। तो मुझे रिवायत मुझे सिखा देते थे, तो कि जाके ये पूछो। मैं कहता आप क्यों नहीं पूछते हैं? अरे मैं, तुम नहीं जानते हो ना, बड़ा हो ना, मैं नहीं पूछ सकता ना, झट हो जाएगा यार, तुम बच्चे हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तुम बोलोगे ना, जब तुम्हारा उत्तर नहीं दे पाएगा, बच्चे का उत्तर नहीं दे पाएगा, तो फिर शर्मिंदा हो जाएगा। खैर मैं जाता था, जैसे सिखा देते थे वो, पूरा मैं प्रश्न को रख लेता था और चला जाता था हिम्मत करके, और हाथ खा करके पूछता था। तो ऐसा मतलब ऐसा जो धर्म विरोधी प्रश्न होते हैं वही सब वो देते थे, वही पूछता था। तो कभी वे उत्तर भी देते थे ना, हमको उत्तर बुझाता था ना वो कुछ बुझाता था। उस समय काफ़ी छोटी उम्र थी ना, तो उत्तर भी नहीं बुझाता था।
लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पकड़ते थे, लेकिन बस मुझे जो सिखा देते थे वही जाके मैं बोल देता था। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा जब थोड़ी बड़ी उम्र में आ गए, 8वीं 9वीं क्लास में जब पहुंच गए, तब की एक बार घटना है। मुझे वो सिखा दिए थे प्रवचन में, और वहाँ पर मेरी माँ भी मौजूद थी। मुझे पता नहीं था कि वो भी यहाँ पर है, सुन रही है। और वो मुझे लिवा गए थे अपने साथ। मुझे कहे कि इससे पूछो कि भगवान टट्टी कहाँ करते हैं। ऐसा ऐसा सब बहुत, ये सब कोई मतलब समझे? मुझे कहे कि पूछो जाके। ठीक है, पूछते हैं। गए वहाँ पर, पूछे उनसे महात्मा जी से, अच्छा ये बताइए भगवान खाते हैं ना? तो बताए थे तो पहले पूछना खाते हैं तो हाँ हाँ खाते हैं। तो फिर बताइए टट्टी कहाँ करते हैं? तो गुस्सा हो गए पूरा। कहे कि तुम्हारे माथे पर करते हैं। तो फिर वहाँ से चला आया, लेकिन मेरी माँ मुझे देख ली थी वहाँ। हालांकि भीड़ थी बहुत है, लेकिन वो मुझे देख ली थी, पहचान गई थी। तो घर में आ गया, फिर हम लोग खूब हंसते हुए आए दोनों। मास्टर साहब खूब मेरा पीठ ठोके, हाँ शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। घर जब आ गए तो घर में माँ पहले बता दी पिताजी को कि ऐसे ऐसे वहाँ गया था, ये ऐसे ऐसे पूछ रहा था, हाँ बड़ा दुष्ट हो गया है। पिताजी हमको कहे कि अगर तुम फिर दोबारा कहीं नज़र आ गया ना, तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, याद रखना। मास्टर साहब के संगत में तुम बिगड़ रहे हो, देख रहे हैं। तो खैर हम बहुत धैलू नहीं देते थे उन लोग की बात का। उसके बाद जो है ना, जो परिवर्तन जो कुछ आया, नवीं क्लास के बाद वहाँ RSS वाले भी आ गए। जहाँ फील्ड था ना हमारा, जहाँ हम लोग खेलते थे, वहाँ RSS वाले भी आ गए। वो लोग खिलाते थे, तो वो लोग खिलाते थे, तो उन लोग साथ भी हम बैठते थे, जाते थे। ये लोग भी कुछ कथा कहानी अपने विचारधारा का सुनाते थे। वो भी नए था आपका जुड़ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नया था। हालांकि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लोग फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन ये सब नहीं खिलाते थे। वो सब तो यही कबड्डी और छूने वाला, हाँ यही सब खिलाते थे, हल्का फुल्का। लेकिन मेरे और साथी जाते थे तो मैं भी चला जाता था। तो फिर जो है मैंने उन लोग से संपर्क जब बना लिया, तो वे सब भी अपनी बात बताने लगे। तो वहाँ की बात यहाँ और यहाँ की बात वहाँ फिर मैं करने लगा। तो वे कहे, जो मास्टर साहब थे, उन लोग के साथ मत उठा बैठा। मैंने कहा क्यों? वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है। तो अपनी बात अच्छी बात बता रहे हैं, खराब क्या बता रहे हैं? नहीं, उन लोग साथ मत बैठा कर। लेकिन फिर मैं उनकी बातों ये ठीक लग रहे हैं तो मैं बैठूंगा, सुनूंगा। बहुत सारे कथा कहानी सुनाते कथा कहानी सुनाते थे सब। तो उनके प्रश्न को मैं इधर ला कर रखता था, कम्युनिस्ट प्रश्न को, इनके प्रश्न को वहाँ ले आता था। दोनों का रिएक्शन देखता था, कौन किस तरह से उत्तर देता है। तो इससे मुझे बहुत फायदा होने लगा। इससे मेरी समझ ज़्यादा तगड़ी हुई। समझ जब विपरीत विचारधारा जब होता है ना, तब सत्य का ज़्यादा अच्छा से पता चलता है। एक तरफ से तो आदमी अंधा हो जाता है, एक तरह के विचार को सुन करके। तो मैं इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना शुरू किया। तो ये दो। उसके बाद तीसरा, स्कूल में जब जाता था तो वहाँ साइंस के टीचर हैं और दूसरे जो टीचर थे उनसे भी पूछता था। और मैं साइंस का स्टूडेंट खुद भी था। और तो
9वीं क्लास के बाद हमारे में बहुत परिवर्तन हो गया। 9th के बाद जो है ना, जो मैं उन चीज़ों को समझने लगा, तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रश्न कम्युनिस्टों के खिलाफ में आना शुरू हो गए। तो मैं पूछता था तो उन लोग से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। तो अब इनकी भी कुछ बातें ठीक लगती थी, कुछ उनकी भी बातें ठीक लगती थी। तो जो ठीक लगती थी उसी को मैं मानता था, कहता था। तो वे कहते अरे अब तुम कॉमरेड नहीं रहोगे। मैंने कहा कॉमरेड बन के क्या करूँगा, मैं झूठी बात गलत बात नहीं स्वीकार कर सकता। अरे झूठ है ये। मैंने कहा झूठ नहीं है तो फिर बताइए, इसका उत्तर दीजिए। मार्क्स ने कहा है कि जो है समाज में 2 वर्ग हैं, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ क्लास। हाँ, जबकि समाज में तो बहुत सारे वर्ग देखने को आते हैं, इसका मतलब मार्क्स की बात गलत है। कार्य वो उस 2 के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो मैंने कहा फिर ये 2 क्यों कहे, ये कहते हैं कि बहुत सारे वर्ग हैं। 2 क्षमा क्यों बनाए, लड़ाने के लिए क्यों बनाए 2 क्षमा? और कैसे एक क्षमा को कह रहे हैं कि उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, उसकी भूमिका को, उसके रोल को आप नज़रअंदाज कैसे कर रहे हैं? उसने जो अपना मैनेजरियल दिमाग लगाया है, कैसे मनी का रहस्य को समझा है वो, तो विज्ञान उसका समझा है धन का, तो वो धन का विज्ञान का समझ करके उसको मल्टीप्लाई करने का हुनर वो जाना है। पूंजी को कैसे बढ़ाया जाता है वो जाना है। और पूंजी तो जो बढ़ा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो जो है अपने लिए ही खाली बढ़ा रहा है। तो मैंने कहा कि अपने लिए बढ़ा रहा है, तो ये बताइए कि उसके फैक्ट्री में कौन काम करता है? उतने लोगों को पाल रहा है, वो उतने लोगों को नौकरी दे रहा है, रोज़गार दे रहा है, तो वो गलत हो गया। और जो ये लोग कटोरा लेकर घूम रहे हैं वो सही हो जाएंगे? भीख मांगने वाले, कुछ नहीं करने वाले सही कैसे हो गए, और जो रोज़गार दे रहा है वो गलत कैसे हो गया? तो एक दिन बहुत गर्मा गर्मी बहस हुई उनसे। पहले बहस नहीं होते थे, धीरे धीरे जब मैंने उनके खिलाफ में सारे तर्क प्रस्तुत कर लिए, उसके बाद एक दिन जो है हमारी भिड़ंत हुई उनसे। हाँ, वही अर्थव्यवस्था पर ही भिड़ंत हुई। तो अब जो है वो एकदम बेचैन हो गए पूरा। हाँ, कहे कि तुम पूंजीवाद को नहीं जानते हो। मैंने कहा आप तो जानते हैं ना, आप समझाइए। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पूंजी कोई वाद ही नहीं है, इसको आप लोगों ने वाद बनाया। पूंजी कहाँ कोई वाद है? पूंजी तो इस अस्तित्व में है और उसका उपयोग कर रहे हैं लोग। और खाली आदमी नहीं कर रहे हैं, हर जीव कर रहा है। हर जीव के पास जितनी समझ है जमा करने की और उपयोग करने की अपने द्वारा और अपने करीबियों के लिए, उतना वो कर रहा है। चींटियाँ भी जमा करती हैं, चूहे भी जमा करते हैं अन्न को। आप लोग इस बात को नहीं देखे, आपका मार्क्स नहीं देख पाया, अब पूरा गर्म हो गया। मैंने कहा कि आपको नेचर से सीखना पड़ेगा। वृक्ष जमा करता है संसाधनों को। हर चीज़ तो पूंजी से ही बढ़ती है, मैं तो यही देख रहा हूँ। मैंने कहा कि साइंस में तो यही हमको दिख रहा है, हर चीज़ पूंजी इकट्ठा कर रही है, जो भी जीवित चीज़ है। पूंजी का ही बदला हुआ रूप जो है जीवन है, मैंने तो यही देखा है। अब तो जो है पूरा तब तिल मिला गए। तो कहे कि पूंजी से जो है सबका जीवन चलता है, लेकिन किसी के पास ज़्यादा पूंजी है, किसी के पास कम पूंजी है, ये गलत है ना। सब लोग तो बराबर न जन्मे हैं। मैंने कहा कि कोई बराबर नहीं जन्मा है, कोई बराबर नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूँ, साइंस तो यही कहता है कि कोई बराबर नहीं, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग है। मैंने कहा कि आप और हम क्या बराबर हैं? आपकी आयु अलग है, हमारी आयु अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, आपका स्वास्थ्य अलग है, मेरा स्वास्थ्य अलग है, बराबर कैसे है?
आपकी अलग कमाई है, मेरी तो अभी कुछ कमाई ही नहीं, बराबर कैसे हुए? तो किस आधार पर बराबर है बताइए? आपकी बाह में जितनी ताकत है उतनी मेरी बाह में ताकत है, कैसे बराबर कहा है? मैंने कहा कि उस जो आपको बराबरी दिख रही है ना, वो आपकी अभी अज्ञानता है, बराबरी नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ बराबर नहीं है किसी के। आप कोई चीज़ सिद्ध कीजिए कि बराबर है किसी के। पूरा एकदम आग उड़ा हो गए हो। कहे तुम बहुत गलत लोगों के सोहबत में पड़ गए हो। मैंने कहा नहीं, आप गलत लोगों के सोहबत में पड़ गए, क्योंकि आपका विजन जो है एक तरफा है। मैं हर तरफ से देख पा रहा हूँ, आप हर तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। नहीं तो आप उत्तर दीजिए ना सही सही। आप व्यक्तिगत आक्षेप क्यों लगा रहे हैं कि मैं किसके चक्कर में पड़ गया हूँ, किसके चक्कर में नहीं पड़ गया? फिर वहाँ से जो है हम लोग का संबंध दूर होना शुरू हो गया उनके बाद। और फिर हालांकि बहुत लंबा समय तक साथ रहा था, 5-6 बरस साथ रहे थे उनके, लेकिन उसके बाद जो है दूरी हम लोग की बन गई। फिर उनका एक्सीडेंट भी हो गया, मर भी गए हो। लेकिन अन्य जो कम्युनिस्ट थे ना, फिर उनसे भी संबंध थे, तो वे सब फिर हमारे से दूरी बना लिए, हमसे चिढ़ने लगे। मैंने कहा आप लोग साइंस का हवाला देते हैं और साइंस से ही भाग जाते हैं। कहते हैं मार्क्सवादी वैज्ञानिक। हाँ, मैंने कहा साइंस से ही आप लोग भाग जा रहे हैं। मैंने कहा साइंस के आधार पर ही मुकाबला कीजिए, बताइए बात को। मैंने कहा वो लोग पूंजीपति धन बहुत इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा वो जो धन क्या करते इकट्ठा करके, बैंक में थोड़ी रखते हैं। वो उनको पास जो पैसा आता है फिर फैक्ट्री तो डगा देते हैं, और फिर उसमें कोई मजदूरी तो काम कर रहा है, फिर उसका परिवार चल रहा है, उसको रोज़गार मिल रहा है। वो 1000 फैक्ट्री लगाता है तो उसमें उतने हिसाब से लोग काम भी तो करते हैं। वो सब तो खा नहीं रहा। ठीक है, वो कार खरीद लिया होगा, एक ने 4 खरीद लिया होगा कार, यही ना होगा? तो 4 कार चलेगा तो उसमें 4 ड्राइवर को नौकरी मिलेगी तो चलाने के लिए। हाँ, वो गाड़ी खराब होगी तो उन लोग को रोज़गार मिलेगा जो गाड़ी बनाते हैं। मैंने कहा वो उपयोग तो करेगा भाई, उसको योग्य है। आपको उसकी योग्यता से ईर्ष्या क्यों है? अगर उसने अपने को योग्य इतना बना लिया कि संसाधनों को वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसके पास वो हुनर है, तकनीक है, उसके लिए वो भी मेहनत कर रहा है, तो आपको उससे ईर्ष्या हो रही है। आप उसकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इन लोगों की सब संपत्ति छीन के सरकार के अधीन कर दिया जाए। मैंने कहा और सरकार कौन है? आप बताइए सरकार कौन है? सरकार तो ये नेता लोग ही ना बनेंगे आपकी पार्टी के, तो सारी संपत्ति तो फिर उनकी हो जाएगी। तो वो उस पूंजीपति से तो ज़्यादा बड़ा पूंजीपति तो ये हो गया जो कि पूंजी को ही नहीं रखेगा अपने पास, बल्कि आदमियों को भी अपने पास रख लेगा। हर आदमी उसके गुलाम हो जाएंगे, और कम्युनिस्ट देशों में ऐसा ही हो रहा है। हर आदमी गुलाम हो गए, आदमी के बच्चे भी उसके हो गए। कहते हैं सरकार के बच्चे भी हैं, सरकार के आदमी है, और सरकार कौन है? सरकार तुम हो। सरकार का एक नाम दे करके, झूठा नाम दे करके, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि पुरोहित सब जो है भगवान का झूठा नाम दे करके लोगों को भरमाते हैं, उसी तरह से आप सरकार का झूठा नाम देकर आप खुद शासन करना चाह रहे हैं और खुद पूंजी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उस वक्त तो मुझे अध्यात्म की उतनी नहीं थी समझ, लेकिन इस विषय में मैं इतना तीक्ष्ण हो गया था ना कि अब उनकी बुद्धि हारी हो गई थी। मैंने कहा कि वो सरकार आप है, आपके चुने हुए पार्टी के लोग हैं, जो सारे संसाधनों पर, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वह, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वह, इन सभी को जो आप लोग जो है कह रहे हैं कि सब सरकार के अधीन कर देंगे। सरकार के अधीन कर देंगे इसका मतलब सब मिलिट्री भी आपकी हो जाएगी, पुलिस भी आपकी है, पैसे भी आपके हैं, ज़मीन भी आपकी है, लोग भी आपके हैं, सब तो आप ही के ले लिए। तो आपसे बढ़कर तो और कौन पूंजीपति होगा बताइए?
उस खेल को आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। पार्टी में हैं, आप खुद नेता बनना चाह रहे हैं और नेता बन के लोगों की संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं, पूंजीपतियों की संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं। और जो गरीबों की बात कर रहे हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनका आप क्या हड़पेंगे? उनका देह हड़प सकते हैं। ऐसे जब ये बन जाएगा ना तो सभी को जो है उसके हिसाब से वो मिलेगा। एक बार गरमा गए थे बड़ा तो एक जगह बात हो रही थी बहुत तगड़ी, कम्युनिस्ट लोग थे बहुत, क्या कि सब उनको मिलेगा, जो चाहेंगे, जिस योग्य होंगे वो मिलेगा। मैंने कहा योग्यता कैसे तय करेंगे आप, और इच्छा कैसे आप पूरा करेंगे? मान लीजिए हमको खाने की इच्छा हो गई, आम खाने की इच्छा हो गई, आप कैसे कर पाएंगे? और फिर तो हमको आम खाने की अभी इच्छा हुई, अब मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपसे मिलूंगा, आपको एप्लीकेशन लिखूंगा कि मुझे आम खाने, तब ना आप कहीं से अगर देना होगा तो आप देंगे। कैसे देंगे आप बताइए? हमें तत्काल घूमने जाने की व्यवस्था है, आप तो कहेंगे कि नहीं तुम काम करो, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी जाने नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मन है। तो आज की जो व्यवस्था में है तो मुझे अगर मन है तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब आपकी व्यवस्था हो जाएगी तब मैं नहीं घूम सकता, उसके लिए मुझे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपकी मंजूरी होगी, फिर आपका साधन आएगा, आप बस भेजेंगे, गाड़ी भेजेंगे, कुछ भेजेंगे, तब फिर मैं निकलूँगा। तो इसमें तो बहुत डिले हो गया, बहुत देरी हो जाएगी, और मेरी इच्छा अभी हुई तो मुझे अभी जाना है। तो पकड़ रहा हूँ। हाँ, अब जो है उन लोगों को चक्कर आना शुरू हो गया। अब मेरी लगातार बस होती रही जब मैं कॉलेज तक चला गया, उस समय तक भी, बल्कि उसके बाद भी जब सन्यासी भी हो गया, इसके बाद भी तो बहसें होती हैं, लेकिन अब ये सब बहस के बहुत ज़्यादा मायने नहीं हैं। मतलब कॉलेज समय तक संघर्ष था। JNU में जाता था मैं, JNU में तो जा करके ऐसी हालत मैंने कर दी ना कि इतना मतलब मार पीट के लिए उतारू हो गए सब। फिर मैंने जाना छोड़ दिया। वो तो गढ़ माना जाता है JNU कम्युनिस्टों का, और वहाँ पर जो मैंने सवाल उठाना शुरू किया, बहुत तीखी बहस होना शुरू हुई। इधर के लोग मुझे चढ़ा करके ले गए थे वहाँ पर JNU क्योंकि इधर भी हम लोग तो बहुत बहस कर रहे थे कहीं चीज़ में। अरे चलो तुम JNU चलो, हाँ कम्युनिस्टों से मिलाते हैं। मैंने कहा चलो, वे लोग तो अभी कम्युनिस्ट बने होंगे, मैं तो 5 वर्ष की उम्र से ही कम्युनिस्ट बनते आ रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग उसी में हो रही है उन लोगों को क्या पता कि मैं 5 वर्ष में ही कम्युनिस्टों द्वारा पिक कर लिया गया था हेड मास्टर साहब के साथ, और ट्रेनिंग मेरी उसी समय से है। मैंने कहा ये लोग तो अभी बने होंगे, कॉलेज में आए हैं तो अभी कुछ सीख रहे होंगे, मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ, तो हमारे ब्लड में रन कर रहा है एक तरह से सारी जगह। चलो, और वहाँ पर जा कर के मैंने मत्ती पलित कर दी उन लोग के सब उनके राजनीतिक विचारधारा को एकदम ध्वस्त कर दिया। आगे सब ये सब जो है ना सब फ्रॉड है, यही सब समाज को धोखा देने वाले हैं सब, और निकम्मापन बढ़ाने वाले हैं। व्यक्ति को आप जब तक प्रोडक्शन के लिए जब उसको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब सभी को आप कहेंगे हम सबको बराबर देंगे, तो वो क्यों काम करेगा? एक आदमी क्यों अतिरिक्त मेहनत करेगा? क्यों पढ़ेगा वो रात दिन? एक आदमी रात दिन क्यों पढ़ेगा? जब निकम्मों को भी उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही सुविधा मिलेगी, तो क्यों पढ़ेगा? तो कहे कि नहीं, सबको जो है योग्यता के हिसाब से मिलेगा। मैं कहा योग्यता कैसे तय होगी भाई? कौन तय करेगा योग्यता? योग्यता के अनुसार काम करिए। योग्यता कौन तय करेगा? तुम ही कम्युनिस्ट लोग तय करोगे योग्यता। जो चापलूस होगा वो योग्य हो जाएगा, जो तुम्हारी जी हुजूरी करेगा वो योग्य हो जाएगा, जो अपनी पत्नी सप्लाई कर देगा तो अधिकारियों को वो योग्य हो जाएगा। यही ना योग्यता होगी, और क्या योग्यता होगी? क्योंकि कम्युनिस्ट सब जो हैं, जो आध्यात्मिक विचारधारा के नहीं होते हैं, वे बहुत भोगी होते हैं, भोगी प्रवृत्ति के होते हैं। उनको संसाधन भोगना है, यानी भोजन, मदिरा वदिरा, यही सब, और सेक्स, और क्या? कहाँ तक उड़ोगे? यहीं तक तुम उड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकते। मैंने ओशो का सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि यदि दुनिया में कोई भी कम्युनिस्ट आएगा तो देश के लिए खतरा होगा। वो अपना एक लॉजिक तर्क दे रहे थे। हाँ, ओशो स्पीच में अपने कि कम्युनिज्म देश के लिए खतरा होगा। वो कम्युनिज्म पूरे विश्व के लिए खतरा है।
ऐसा कह रहे थे, ओशो के स्पीच में सुना। हाँ, उनको सुधार करना चाहिए था अपने में। जो उनको दोष पता चल गया, बहुत लोगों ने आलोचनाएं की, पता चल गया, तो उसमें उनको सुधार करना चाहिए था, तो एक बेहतर और होता। वो सुधार नहीं कर रहे हो, तुम वहीं तक बस इंद्रिय भोग तक ही लोगों को रख रहे हो, उतना ही तक को मान रहे हो कि सब यहीं तक है, इसके बाद दुनिया है ही नहीं। उनका तो भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मतलब भौतिक दृष्टि से ही सब कुछ देखते हैं, और पदार्थ को भौतिक परिस्थितियां और भौतिक की वजह से चेतना की उत्पत्ति बताते हैं कि मन की उत्पत्ति हमारे घटना दुर्घटनाओं से, और चेतना की उत्पत्ति जो हो रही है वो भौतिक परिस्थिति तय कर रही है। और भौतिकवाद पदार्थवाद की बात करते हैं, आत्मा चेतना की बात नहीं। तो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ, प्रश्न तो ये भी उठेगा ना, पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बड़ा प्रश्न यह उठेगा। विज्ञान कहता है कि शुरू में पदार्थ नहीं था, और विज्ञान यह भी कहता है कि पदार्थ जो है मात्र 15% है, बाकी क्या है, मैटर जो है सिर्फ 15% है इस पूरा अस्तित्व का, ये साइंस कहता है। बाकी 85% वो क्या है? क्योंकि ये लोग तो वही बकेंगे ना जो कि साइंटिस्ट सब बोलते हैं, अपना तो ये कुछ शोध करेंगे नहीं, ये तो वही बोलेंगे जो वैज्ञानिक बोलते हैं, वही उल्टी करते हैं, अपना कोई प्रयोग नहीं करते। तो इनके वक्तव्य बदलते रहते हैं, जैसे जैसे खोजें हैं बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें, नए नए थ्योरी आते रहते हैं, उसके हिसाब से इनके बयान भी बदलते रहते हैं। पदार्थ कहाँ से उत्पन्न हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा, पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ और कहाँ तक जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया प्रक्रिया करते करते क्या हो जाएगा। आपस में ही कह रहे हो क्रिया प्रक्रिया कर रहे हो, क्यों आपस में क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, उसको वो प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रश्न तो सदैव खड़ा होगा कि उसको प्रेरणा कौन देता है। पदार्थ का व्यवहार जो है हमारे सोचने से भी तो होता है। माइंड मैटर भी बदलता है, अब मैटर माइंड भी बदलता है, ये भी है। हमारे सोच से भी तो पदार्थ में बदलाव आता है, हमारे सोच से तो पदार्थ की क्रिया प्रक्रिया होती है। हम सोचते हैं तभी तो हम कुछ करने के लिए उद्यत होते हैं, हमारे भीतर का जो पदार्थ है उसका हम उपयोग करते हैं उस सोच के कारण ही तो। जैसे कि हमने सोचा कि मुझे इस मोबाइल को उठाना है, तो हमारा विचार जो है उसको कर्म में बदल रहा है, तो इसमें हाथ की शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो, यानी विचार की जो शक्ति है वो हाथ की शक्ति का प्रयोग करके इस मोबाइल को हटा के यहाँ से यहाँ किया। और जो सोचा आखिर उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, एक प्रश्न तो यहाँ भी खड़ा होगा ना कि विचार को कौन प्रेरित कर रहा है, वह कैसे उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो भी हम उसका नाम बताएंगे फिर आएगा कि उसकी प्रेरणा कौन है। वो मन से आ रहा है तो मन कहाँ से? हाँ, वो तो प्रश्न तो जब तक लास्ट तक नहीं जाएगा तब तक तो है, ये प्रश्न तो खड़ा होता रहेगा ना कि उसकी प्रेरणा कौन है, फिर उसकी प्रेरणा कौन है, ये सदैव खड़ा होता रहेगा प्रश्न। और जहाँ उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ साइंस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर ठीक है, शोध होंगे उस पर, रिसर्च होंगे, लेकिन प्रश्न तो वहाँ फिर खड़ा है। और जहाँ तक आपको ज्ञात है आज के विज्ञान के हिसाब से वहीं तक तो आप उत्तर देंगे, और जो ज्ञात नहीं है वहाँ का उत्तर फिर कौन देगा? वहाँ का उत्तर तो आपको खोजना है ना, या तो फिर वेट करना है कि वैज्ञानिक कब खोजेंगे कि हम उत्तर देंगे। ये तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि नहीं हम खुद खोजेंगे, क्योंकि प्रश्न अभी हमारे दिमाग में टक्कर मार रहा है, तो हमारे में प्रेरणा जागनी चाहिए ना कि स्वयं उत्तर खोजें।